Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. Students, आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे एंड लेक्चर 2 इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी पढ़नी है। हमारे पास इसी तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसी तरह मौजूद है। इसी तरह इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई एक गैस फिल की हुई है और गैस फिल करने के बाद इसको वैक्यूम पंप से भी कनेक्ट किया गया। इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स को कनेक्ट किया गया बैटरी से ताकि वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। और इस तरह से जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में देखा गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं और जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। जब ये रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी तो उसी वक्त ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ रेज ऐसी हैं जो कि एनोड से निकलती हैं और एनोड से निकलने के बाद कैथोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। जब ये रेज कैथोड की तरफ ट्रेवल करती हैं तो कैथोड में परफोरेशंस हैं, कह लें कि कैथोड में छोटे छोटे होल्स हैं। तो जब ये कैथोड एनोड रेज कैथोड में होल्स मौजूद हैं उनमें से ट्रेवल करती हैं और ट्रेवल करने के बाद डिस्चार्ज ट्यूब के लास्ट में फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये वहां जाकर एक स्पार्क प्रोड्यूस करती हैं या वहां पर एक ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। तो क्योंकि ये रेज एनोड से निकली थी इनको एनोड रेज नाम दिया गया। इनके ऊपर इनको हमने केनाल रेज का भी नाम दिया। केनाल रेज क्यों कहा? क्योंकि ये कैथोड में मौजूद होल्स से या परफोरेशन से गुजरती हैं, इस वजह से हम इनको केनाल रेज कहते हैं। बाद में जब डिटेल स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ये जो रेज हैं ये एनोड से नहीं निकलती। बेसिकली क्या होता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई एक गैस फिल है। अब जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में मौजूद गैस के एटम से टकराते हैं और गैस के एटम से टकराने के बाद उन गैस के मॉलिक्यूल या एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज करके उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे जो कि कैथोड की तरफ जो है वो मूव करेंगे। यानी कि हमारे पास कोई भी एटम है, इलेक्ट्रॉन जब उस पर फॉल करते हैं तो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट आउट हो जाते हैं। फिर इन रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन को देखा गया। जब इन रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया तो इन्होंने नेगेटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल किया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह इन रेस के रास्ते में जब मैग्नेटिक फील्ड रखा गया तो फिर भी इन्होंने जो है वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन शो की और प्रूफ किया कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर इन रेस के रास्ते में और कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया जिसका इन्होंने शेडो प्रोड्यूस किया। शेडो प्रोड्यूस करना इंडिकेट करता है कि ये रेस स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं। फिर ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। जब ये रेस इन रेस के रास्ते में जब कोई एक पैडल या रोटेटिंग व्हील रखा जाता है तो ये उसको रोटेट करवाती हैं, यानी कि ये इंडिकेट करेगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका एक डेफिनेट मोमेंटम है। फिर जब इन रेस की E/m वैल्यू फाइंड आउट की गई तो E/m वैल्यू पॉजिटिव रेस की स्मॉल थी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो E/m वैल्यू है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द गैस, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। अब जितनी हैवी गैस होगी उतना मैस ज्यादा होगा और जितना मैस ज्यादा होगा E/m वैल्यू उतनी कम होगी। यानी कि E/m वैल्यू अगर हम हाइड्रोजन के केस में देखें तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि हाइड्रोजन का जो मैस है वो लोएस्ट है। अब
पॉजिटिव पार्टिकल हाइड्रोजन से जो ऑब्टेन होते हैं, इनका साइज जो है वो सबसे ज्यादा होता है और इनका जो मैस है 1836 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दिया कि ये प्रोटॉन्स हैं और इनको हम पॉजिटिव पार्टिकल्स कहते हैं। अब स्टार्ट में यही देखा जाता था कि एटम के अंदर दो तरह के ही पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर सर्कुलर ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। अब जब न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट किया गया तो जो न्यूक्लियस का मास था वो डबल था एज कंपेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज सेम है, जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन किसी भी एटम में न्यूक्लियस का जो मास है वो डबल है एज कंपेयर टू द mass of electron। तो उन्होंने कहा कि एटम के न्यूक्लियस में कोई और पार्टिकल भी मौजूद है और उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं है, यानी कि वो चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनका मैस जो है वो प्रोटॉन के इक्वल है। तो इस तरह प्रोटॉन्स के बाद न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई। हमारे पास न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी चैडविक ने की थी 1932 में और इसी ने इन्फॉर्म किया कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, इनका मैस जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और चैडविक को इसकी बेस पर नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया था इसने एक पोलोनियम मेटल दी जो कि रेडियो एक्टिव मेटल है। ये रेडियो एक्टिव मेटल रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल्स की प्रोडक्शन करती है। अब इन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में एक बेरिलियम मेटल रख दी गई। बेरिलियम मेटल एज अ टारगेटेड मेटल जो है वो यहाँ पर रखी गई और जब अल्फा पार्टिकल्स इनके ऊपर टकराए, स्ट्राइक किए, तो बेरिलियम मेटल से कुछ नई तरह के पार्टिकल्स निकले। अब वो जो नए तरह के पार्टिकल्स थे, जब उनको डिटेक्टर से डिटेक्ट किया गया तो डिटेक्टर ने उन पे जीरो डिफ्लेक्शन शो की, यानी कि ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं और जो बेरिलियम मेटल थी वो कन्वर्ट हो गई कार्बन में। तो जो चार्जलेस पार्टिकल्स हैं फर्दर उनकी जब प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो प्रूव हुआ कि ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जब न्यूट्रॉन को डिके किया जाता है तो ये तीन डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में एंड न्यूट्रिनो पार्टिकल में। अब क्योंकि ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये किसी भी गैस को, किसी भी पार्टिकल को आयोनाइज नहीं कर सकते। हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है इनकी, बहुत जल्दी किसी भी चीज के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर देते हैं, किसी भी पार्टिकल से प्रोटॉन्स को एक्सपेल करने का काम करते हैं, जैसे पैराफिन, वाटर, पेपर, सेलुलोज वगैरह। अब न्यूट्रॉन्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। एक को हम बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, वो न्यूट्रॉन जिनकी स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है उसे हम बोलेंगे कि ये फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, और वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है उसे हम बोलेंगे कि ये स्लो न्यूट्रॉन्स हैं। और स्लो न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन और फिशन पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है। अब फास्ट न्यूट्रॉन एज अ प्रोजेक्टाइल यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। नाइट्रोजन के रास्ते में अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएं नाइट्रोजन पे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरॉन में और अल्फा पार्टिकल जो है वो जनरेट होंगे। इसी तरह कॉपर पे अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएं तो ये कॉपर 65 से 66 यानी कि कॉपर के 66 आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये गैमा रेडिएशंस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह कॉपर जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन होगी। इसी तरह ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। मोस्टली जो है वो कैंसर में जब रेडिएशंस दी जाती हैं तो इसमें इनको यूज किया जाता है। तो मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg और 1.0087 AMU।
तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि जो न्यूट्रॉन्स हैं बेसिकली चार्जलेस पार्टिकल्स हैं और बहुत ज्यादा अफेक्टिव होते हैं, इनको हम डिफरेंट मेडिकल फील्ड में जो है वो यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।